यार इमेजिन करो, व्हाट इफ आप अब्रॉड जा सकते बिना ये सोचे कि यार मेरे को इतने डॉलर लेके जाने हैं, इतने यूरो लेके जाने हैं, इतने रुपए के सिर्फ इतने डॉलर बनेंगे। तो व्हाट इफ आपको उन दोस्तों को कॉल करके जिनसे आपने पिछले 6 साल से बात नहीं की है, ये ना बोलना पड़ता कि भाई वो नहीं यार कुछ ऐसा काम नहीं है, ऐसे मैंने सोचा बहुत टाइम से बात नहीं हुई तो बात कर लें। अच्छा यार वो अगर तू यूएस से आने वाला है तो प्लीज एक आईफोन ला सकता है। हेलो हेलो अनिकेत, हेलो। यानी कि इंडिया और यूएस दोनों जगह आईफोन के प्राइस सेम हो पाते तो चल झूठा। एंड व्हाट इफ गोल्ड के दाम इंडिया में भी और दुबई में भी दोनों जगह एक जैसे होते तो मजाक है क्या? ये सब कुछ और इससे कहीं ज्यादा हो पाता अगर पूरे वर्ल्ड की एक और सिर्फ एक करेंसी होती। इसे आप ग्लोबल करेंसी, सुपर करेंसी या यूनिवर्सल करेंसी भी कह सकते हैं। मतलब ना कोई रुपी, ना कोई डॉलर, ना कोई येन, पाउंड, कुछ नहीं, पूरे वर्ल्ड की एक करेंसी। अब पहले जमाने से अब तक गोल्ड को बेहद कीमती माना जाता है और अक्रॉस द ग्लोब इसका स्टेटस और इसकी लग्जरी दोनों सेम रहते हैं। बट हम गोल्ड को अपने पर्स में तो कैरी नहीं कर सकते। सही बात। इसीलिए हमें करेंसी की जरूरत पड़ी और करेंसी की कहानी कि हम कैसे बार्टर सिस्टम से बिटकॉइन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ये सबको पता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये यूनिवर्सल करेंसी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 1969 में आईएमएफ ने स्पेशल ड्राइंग राइट्स को लॉन्च किया था, विच इज वेरी सिमिलर टू दिस। एसडीआर कोई करेंसी नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। मतलब आईएमएफ अपने मेंबर्स को ये एसडीआर इशू करता है ताकि वो मेंबर्स जरूरत पड़ने पर इन एसडीआर के बदले आईएमएफ से उन्हें जो भी करेंसी की जरूरत है, जैसे कि डॉलर, युआन, येन, पाउंड, जो भी, वो ले सकते हैं। मान लीजिए इंडिया को अपने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने के लिए या फिर कुछ इंपोर्ट्स के लिए पे करने के लिए कुछ डॉलर्स की जरूरत है, तो वो उसके पास अवेलेबल एसडीआर के बदले आईएमएफ से डॉलर्स ले सकता है और अपने इंपोर्ट्स के लिए पे कर सकता है। बट आज की वीडियो में हम किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम एक्चुअल सुपर करेंसी की बात करेंगे जो अक्रॉस द वर्ल्ड सबके बैंक अकाउंट में और सबके वॉलेट में सेम होगी। अब सवाल आता है, इज इट एक्चुअली पॉसिबल? और मान लो पॉसिबल बना भी दिया तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? डोंट वरी, आज की वीडियो में सब पर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियों को बांध लीजिए और आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे फोरमोस्ट होगी नो कन्वर्जन कॉस्ट। अभी जब आप किसी दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट करवानी पड़ती है, या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करें तो आपको फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। मान लीजिए आप लंदन घूमने के लिए गए हैं और वहां आपको एक टी शर्ट पसंद आ जाती है जो कि 10 पाउंड की है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपए की। पर जब आप इसके लिए अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको 1000 रुपए से ज्यादा पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस। ये फीस आपके ऊपर वो बैंक लगाता है जिसका आपका क्रेडिट कार्ड है आपकी करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए, और इवेंचुअली टी शर्ट आपको उसके प्राइस से 5% ज्यादा की पड़ती है। पर अगर एक ग्लोबल करेंसी आ जाए तो इस एक्स्ट्रा कॉस्ट से बचा जा सकता है, यानी कि इसका एक मेजर फायदा ट्रैवलर्स को होगा। इसके अलावा कोविड के बाद गिग इकोनॉमी का जमाना बढ़ता जा रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा रिमोटली काम करना पसंद कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट की मदद से पेमेंट्स के मामले में दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को काफी आसानी होगी और अलग अलग देशों के बीच में बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। एडवांटेजेस के मामले में दूसरे नंबर पे आएगा ट्रेड और कॉमर्स। अगर करेंसी बैरियर हट जाए तो ट्रेड किस लेवल पर इंक्रीज करेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसका जीता जागता एग्जांपल है हमारे सामने यूरोप में भी पहले हर कंट्री की अपनी इंडिविजुअल करेंसी हुआ करती थी, पर पिछले 20 सालों में 19 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ने यूरो को अपनी एज अ सिंगल करेंसी इंप्लीमेंट किया है, जिसके बाद उनका आपस में लगभग 20% ट्रेड इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरो को इंप्लीमेंट करने के बाद यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ने पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 13 to 19 बिलियन यूरोस सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बचाया है। अब इमेजिन करो ऑल ऑफ दिस हैपनिंग एट अ ग्लोबल लेवल। लाखों करोड़ों का फायदा हो सकता है बॉस। पैसा ही पैसा होगा। तीसरी और शायद सबसे जरूरी एडवांटेज है कि सारी कंट्रीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और चाइना अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए चीप और घटिया टैक्टिक्स नहीं यूज कर पाएगा। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, पर 1994 से 2005 के बीच में, दैट इज फॉर मोर देन इवन अ डेकेड, चाइना ने अपनी करेंसी चाइनीज युआन को डॉलर के सामने पैक करके रखा हुआ था। A currency manipulator. Currency manipulation. A currency manipulator. China
is a currency manipulator. एक करेंसी को पैक करने का मतलब होता है कि बाकी कंट्रीज की करेंसी के सामने उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर कम रखना। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज अ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होती है। वहीं चाइना ने युआन को डॉलर के सामने फिक्स करके रखा हुआ था, क्योंकि अगर $1 50 युआन के बराबर होगा तो बाकी कंट्रीज ज्यादा सामान खरीदेंगी एज कंपेयर टू एन $1 10 या 20 युआन के बराबर होगा। Which means since 1994, Chinese yuan was extremely undervalued and that too intentionally. अच्छा, चाइना स्ट्रैटेजी को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और अपनी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए करता है, बट इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज जैसे कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर पड़ता है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से लेकर 2014 के बीच में इस स्ट्रैटेजी की मदद से चाइना के फॉरेक्स रिजर्व्स $600 बिलियन से बढ़कर $3.8 ट्रिलियन तक पहुंच गए थे। पर अगर एक ग्लोबल करेंसी होगी तो चाइना तो क्या, दुनिया की कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर पाएगी। अब तक हमने सिर्फ इसकी ब्राइट साइड पर फोकस किया है, पर इस ग्लोबल करेंसी के जितने फायदे हैं उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। पहला और शायद सबसे फोरमोस्ट चैलेंज होगा इस करेंसी को प्रिंट करना और इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक ग्लोबल करेंसी होगी तो उसकी प्रिंटिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक सेंट्रल बैंक ही हैंडल करेगा। सबसे पहले तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो दुनिया की सारी रनिंग करेंसीज हैं उन्हें डिमोनेटाइज करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए ढेर सारा पैसा लगेगा। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो 2016-17 में जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक नोट्स को प्रिंट करने की कॉस्ट, जो कि पहले यानी कि 2015-16 में 3,500 करोड़ हुआ करती थी, वो बढ़कर 8,000 करोड़ पहुंच गई थी। इसके अलावा सरकार ने करीब 115 करोड़ डीमोनेटाइज करेंसीज को वापस इकट्ठा करने में भी लगाए थे। अब ये तो खाली इंडिया में हुआ था, अगर सारी दुनिया में ऐसा होगा तो इसमें कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा इसका आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। इसके अलावा जब एक बैंकिंग अथॉरिटी होगी तो उसे रेगुलेट करने में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का रिस्क हो सकता है, क्योंकि इसको चलाने के लिए पूरी दुनिया से लोग इलेक्ट करने पड़ेंगे और वो जाने अनजाने में या तो अपनी कंट्री को या फिर किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस के फेवर में डिसीजंस को इम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब असली सवाल ये है, इस बैंक को तो ये लोग कंट्रोल कर लेंगे, पर इन लोगों को कौन कंट्रोल करेगा? दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा नो इंडिविजुअल मॉनेटरी पॉलिसीज, यानी कि अगर एक यूनिवर्सल करेंसी होगी तो हर कंट्री इंडिपेंडेंटली अपने देश की इकोनॉमी के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। और अगर एक देश की सरकार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ही नहीं कंट्रोल कर सकती तो इसका मतलब होगा कि वो अपने देश की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आपको 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस याद है, जब भारत सरकार ने LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था। उस साल RBI ने इंडियन करेंसी को 20% डिवैल्यू किया था, और वो भी टू इनवाइट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी का एक हिस्सा था टू ब्रिंग द कंट्री आउट ऑफ दिस क्राइसिस। अब सरकार ऐसा कर पाई थी क्योंकि इंडिया की एक इंडिपेंडेंट, बाकी कंट्रीज से अलग खुद की मॉनेटरी पॉलिसी है। अब अगर एक ग्लोबल करेंसी होगी तो इस सिचुएशन में दुनिया की कोई भी कंट्री अपने देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट क्योंकि इस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी एक ग्लोबल लेवल पर बनाई जाएगी तो हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और लगातार ऐसा करते करते डेवलप्ड कंट्रीज विल कंटिन्यू टू ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ओवरऑल सिनेरियो में करंट टाइम्स में एक सुपर करेंसी का होना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। बट एक सेकेंड, कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी में वो बात है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में वो पोटेंशियल है जो इसको एक दिन एक सुपर करेंसी बना सकती है। आफ्टर ऑल व्हाट इज मनी? अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। भैया ये सारी खूबियां तो क्रिप्टो करेंसी भी देती है, और तो और इसके अलावा भी क्रिप्टो करेंसी में कई और एडवांटेजेस हैं, जैसे कि नो वन कंट्रोल्स क्रिप्टो करेंसी, और अगर कोई कंट्रोल नहीं करता तो कोई मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता। इसमें ट्रांजैक्शंस हाईली सिक्योर होते हैं, यानी कि लोगों को बैंकों की जरूरत ही नहीं है, और सबसे जरूरी बात, इसमें ट्रांजैक्शंस एनोनिमसली होते हैं, यानी कि नो वन कैन इवन मॉनिटर दीज ट्रांजैक्शंस, व्हिच अगेन रिमूव्स द नीड फॉर मिडलमैन। तो इसका क्या मतलब है भैया? सही में क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल करेंसी बन जाएगी क्या? वेल, इट्स नॉट सो ईजी, और इसके भी दो रीजंस हैं। हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि क्रिप्टो कितना वॉलेटाइल है, यानी कि इट लैक्स स्टेबिलिटी, और जैसा अभी हाल चल रहा है उससे तो लगता है पीपल विल नेवर ट्रस्ट क्रिप्टो अगेन, जिसकी वजह से द चांसेस ऑफ इट बिकमिंग अ ग्लोबल करेंसी इज ऑलमोस्ट जीरो। दूसरा रीजन है कि हमारी जनरेशन पेपर मनी के साथ पैदा हुई है और हमने ग्रेजुअल शिफ्ट देखा है डिजिटल करेंसी की तरफ। इसीलिए हमारे लिए ये इमेजिन करना कि करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होगी, यानी कि नो बैंक्स और नो एफडीज, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब दोस्तों, क्रिप्टो ग्लोबल करेंसी बनेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बट ऑन दिस नोट आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि एक ग्लोबल करेंसी चाहिए या फिर मल्टीपल करेंसीज ही ठीक है।